हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम आंसर राइटिंग के बारे में हमारा डिस्कशन का पॉइंट हम रखने वाले हैं। जो है दिस इज डे 1, जिसमें हम मॉडर्न की आंसर राइटिंग को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। और अब तक के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंटर्स हम ऐड कर सकते थे। तो वो सभी पीवाईक्यूज को देखकर मैं आपको जो है एनालिटिकली व्यू आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और साथ में उसका आंसर आप किस तरीके से आप जो है आप लिख सकते हैं। आई विल टेल यू द पॉइंटर्स अबाउट इट, और एक मॉडल आंसर मैं आपको दिखा दूंगी कि वो किस तरीके से लिखा हुआ है। एंड यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड। तो वो क्वेश्चन जो है आपको अभी अपने आप लिखना होगा। तो दिस इज अबाउट द आंसर राइटिंग कॉन्सेप्ट विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द क्लैरिफाई हाउ मिड 18th century India was beset with the specter of a fragmented polity। ये 2017 का एक क्वेश्चन है। ये इसमें आपको 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है। इसमें 150 वर्ड्स लिखना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है। 10 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको 150 वर्ड्स के अंदर आपको ये अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। जो है हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। उसने बोला है कि ये स्पष्ट कीजिए। क्लैरिफाई का मतलब होता है कि ये स्पष्ट करें। आपको ये स्पष्ट करना है कि कैसे जो मिड 18th सेंचुरी था, मिड 18th सेंचुरी का जो भारत था, इंडिया था, यहाँ पर एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटी हमें दिखाई दे रही थी कि मिड 18th सेंचुरी का जो भारत है वो किस तरीके से जो है फ्रेगमेंटेड पॉलिटी जो है जो कि खंडित राजनीतिक व्यवस्था है, इससे घिरा हुआ है। तो इससे कैसे घिरा हुआ है? फ्रेगमेंटेड पॉलिटी से हमारा जो मिड 18th सेंचुरी का जो भारत है वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी से कैसे घिरा हुआ है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना है। यू हैव टू क्लेरिफाई अबाउट इट। तो इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंटर्स को ऐड करेंगे, व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो है हमें आंसर किस तरीके से लिखना है, क्या हमारे अप्रोचेस होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने आंसर को 3 पार्ट्स में, आई विल से 3 या 4 पार्ट्स में आप उसे डिवाइड करें, जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसके बाद एक बॉडी आती है। इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले। मान लीजिए दिस इज द आंसर शीट ऑफ योर्स, और इसके अंदर यहाँ पर एक मार्जिन होगा, यहाँ पर एक मार्जिन होगा, एंड यहाँ पर जो है आपको लिखना होगा द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपको बहुत इफेक्टिव सा देना है, बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना है, एंड यू हैव टू स्टे अराउंड योर क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात, आपको अपने क्वेश्चन के अराउंड ही स्टे करना है। क्वेश्चंस के जो है आस पास कहीं पर भी भटकना नहीं है। क्वेश्चन के बाहर जाकर के जो है भटकना नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर जो है आपको इसके अराउंड ही आपको आंसर लिखना है। तो एक तो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, फिर आपकी आएगी बॉडी। और बॉडी के अंदर अगर आप कोई हेडिंग दे रहे हो, देन मार्क दैट हेडिंग एक हाईलाइटेड फॉर्म में लिखें। ऐसा नहीं है कि हाईलाइटर उठा करके लगा देना है, हाईलाइटर नहीं उठाना है। इफ यू आर राइटिंग अबाउट द फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के अंदर जो भी आपके पॉइंटर्स होंगे, आप उनको पॉइंटर्स को अगर आप इस तरीके से इन द बॉक्स आप क्रिएट कर रहे हो, दैट विल बी वेरी मच फाइन थिंग। आप उसको जो है एक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो कि ये मेरा पॉइंटर है और इसमें ये पॉइंट्स मैंने आपको इंक्लूड किए हैं। ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ्स में आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं देने होते। ऐसे नहीं चल रहा है, ये आपका कोई जो है स्कूल नहीं है कि भी आपको यहाँ पर लंबे लंबे जो है आपको पेजेस भरने होते हैं। आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, और जो मेन मेन वर्ड्स होते हैं दैट यू हैव टू अंडरलाइन दैट। जो भी मेन मेन पॉइंट्स होंगे यू हैव टू अंडरलाइन दैट, एंड आपको जो है एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी यहाँ पर देना होता है। तो इसके बाद जो है आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको अपना बॉडी लिखनी है, जिसके अंदर मेन क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर मेन आपको जो है बताना होगा कि कैसे मिड 18th सेंचुरी के अंदर जो है हमारा भारत जो है वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी से कैसे घिरा हुआ था। वो सभी पॉइंटर्स आएंगे। इसके बाद आएगा कंक्लूजन। इसके बाद होगा कंक्लूजन।
कुछ क्वेश्चंस इस तरह के भी होते हैं जिसमें आप अपना वे फॉरवर्ड भी दे सकते हो, लेकिन दिस इज अबाउट द हिस्ट्री क्वेश्चन। तो ये एकदम से जो है आपको जो है एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, देयर हैव यू हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट द कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा था। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन मिड 18th सेंचुरी इंडिया के अंदर किस तरीके से हो रहा था, दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस इन योर आंसर। इंट्रोडक्शन में इतना ही दीजिएगा, उसके बाद आपको अपनी बॉडी से स्टार्ट करना है। इसमें द मेन थिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिक्लाइन। देखो, डिक्लाइन, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जिससे कि जो पॉलिटिकल जो फ्रेमवर्क था दैट शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो चुका था। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर भी बहुत ज्यादा वो इम्पैक्ट पड़ रहा था। वो इम्पैक्ट कैसे था? द लास्ट रूलर ऑफ द पावरफुल रूलर विच वी टॉक अबाउट इन द मुगल डायनेसिटी, दैट इज द औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद जितने भी लेटर मुगल्स आए हैं, उनका जो है इतना ज्यादा कोई पावर नहीं रहा है। वो इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं थे, दे वर द वीक रूलर्स, वो कमजोर शासक थे। उनका जो है वो पॉइंट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल लैंडस्केप हमें यहाँ पर इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पॉलिटी थी उस समय की, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप था, जो फ्रेमवर्क था, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है, जिससे कि पावर वैक्यूम्स क्रिएट हो चुके थे। तो पावर वैक्यूम्स क्रिएट हो चुके थे क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल रूलर्स हमारे पास नहीं थे। इसके बाद इससे क्या जो है, इससे क्या होता है, इससे होता है राइज ऑफ रीजनल पावर्स। जो रीजनल पावर्स थी, आसपास के जो क्षेत्र थे, उनके अंदर की जो पावर्स थी वो राइज कर रही थी। जैसे जो राजपूत थे, राजस्थान के जो राजपूत थे वो ग्रो कर रहे थे, मराठास का राइज हो रहा था, और सिख जो थे पंजाब के अंदर, जो सिख थे उनका राइज हो रहा था। तो ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं, एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। तो इन्होंने भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि रीजनल पावर्स जो थी वो राइज कर रही थी। एंड इसके बाद आपको जो है वो डिस्क्राइब करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द यूरोपियन पावर्स का इन्फ्लुएंस। जो यूरोपियन पावर्स थी, इनका भी एक जो है इन्फ्लुएंस, इनकी भी एक दखल अंदाजी, इनका इन्फ्लुएंस भी ज्यादा यहाँ पर मैटर कर रहा था। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, इनके इनका जो है एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के ऊपर इनका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा था। तो इनको जो है, जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, जो हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रहा था, उसके ऊपर जो है इन ब्रिटिश कंपनीज को, इन यूरोपियन पावर्स को जो है एक रास्ता मिल रहा था यहाँ पर प्रवेश करने का, हमारे पॉलिटी के अंदर घुसने का, इनको एक रास्ता मिल रहा था। दे वर पोकिंग देयर नोज इनटू द मैटर ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी। जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही थी, इनको जो है एक रास्ता मिल रहा था कि हम यहाँ से इंटरवीन कर सकते हैं, हमारा जो है पावर यहाँ से आ सकता है। तो ऐसे इनको जो है एक ये इन्होंने इस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन को एक्सप्लॉइट, इसका शोषण करने की इन पावर्स ने कोशिश भी की थी, और अपना जो है यहाँ पर टांग उधेड़ने की भी ये कोशिश कर रहे थे, कि बीच में घुसने की ये कोशिश कर रहे थे, कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन अभी हमें मौका मिल रहा है, इनको जो है हम और भी ज्यादा इनका शोषण कर देंगे और खुद का पावर ले आएंगे। तो ये इस तरीके से आपको ये सब चीजें अपने बेनिफिट के लिए इन्होंने ये सब चीजें की, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपको ऐड करना है, दैट इज द इशू ऑफ इनइफेक्टिव अलायंस। अलायंसेस बैठ रहे थे एक दूसरे के साथ, जो है वो अलायंसेस हो भी रहे थे, लेकिन दे वर वेरी मच टेम्परेरी, वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर हो रहे थे। अगर कोई भी यूरोपियन पावर अगर कोई किसी के साथ जो है अलायंस बिठा रही थी, उसके बाद जो है सामने, उसी के सामने जाकर के वो खड़ी हो जाती थी। बहुत सारे जो है इन्होंने यूरोपियन पावर्स के अंदर आप अगर देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी थी, इसने बहुत सारी ट्रीटीज को साइन भी किया है। तो यहाँ पर अलायंस बिठाते थे, फिर अलायंस टूट भी जाता था। वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता था, दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। वो शॉर्ट लिव्ड था और टेम्परेरी था, स्ट्रॉन्ग नहीं था,
इसी वजह से ये सब चीज़ें भी हमें जो है हमें इनइफेक्टिव अलायंसेस थे। इसके साथ-साथ आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो अबाउट द शिफ्टिंग लॉयल्टीज़। जो रीजनल पावर्स थी, इनके साथ यूरोपियन कंपनीज़ जो थी वो एक लॉयल्टी बिठाती थी, एक अलायंस बिठाती थी, लेकिन फिर बाद में ये अलायंस, ये लॉयल्टी एक-दूसरे के साथ ये टूट जाती थी। तो ये एक जो है इसने जो है फ्रेगमेंटेशन को आगे जो है एग्ज़ैबोरेट किया है। इसके बाद यू हैव टू कंक्लूड योर आंसर। इन दिस यू हैव टू समराइज। आपको जो है फैक्टर्स को समराइज करना है जिनकी वजह से फ्रेगमेंटेड पॉलिटी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही थी मिड 18th सेंचुरी के भारत के अंदर। मिड 18th सेंचुरी का जो भारत था, इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी के फैक्टर्स थे, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। तो वो सब आपको मेंशन करना होता है। नाउ आई एम शोइंग यू अ मॉडल आंसर कि आप किस तरीके से जो है आप मॉडल आंसर लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो जो है 18th सेंचुरी का जो भारत है, यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जिसके जो है बहुत सारे फैक्टर्स थे। इन फैक्टर्स की वजह से ही जो है ज़्यादा ये इंस्टेबिलिटी हो रही थी, जैसे कि डिक्लाइन था मुगल एम्पायर का, राइज हो रहा था रीजनल पावर्स का, और यूरोपियन पावर्स का हमें इन्फ्लुएंस बढ़ता है जो है बढ़ता ही जा रहा था। उसकी वजह से भी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशंस हो रहे थे। एंड इसके बाद जो है आप अपनी बॉडी के अंदर इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। यू हैव टू एक्सप्लेन दीज, और इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है, यू हैवंट डू सच पैराग्राफिंग। पैराग्राफिंग मत कीजिएगा, इफेक्टिव और अच्छे तरीके से आप उसको खुद की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए। वो पॉइंटर्स को दीजिए, जैसे कि मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन कर रहा था, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, मेक इट इन अ बॉक्स। आप इसे बॉक्स में दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप एरो डाल करके उसमें लिख सकते हैं वीक सक्सेसर थे, इंटरनल पावर का स्ट्रगल चल रहा था, लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्हीं सब की चीज़ों के कारण जो है जो मुगल एम्पायर था वो कमज़ोर होता जा रहा था, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाना अनएबल हो रहा था, एंड एक पॉलिटिकल वैक्यूम भी क्रिएट हो चुका था। तो इन्हीं फैक्टर्स को आप अच्छे से इलेबोरेट करके लिख सकते हो, और उनको जो है आप मेन मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाएं। दैट विल बी द मोर इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग एंड ब्यूटीफुल आंसर। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको जो है वो इस तरीके से जो है आपको लिखने होंगे, पॉइंटर्स ऐड करने होंगे। इसके साथ साथ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। ये राइज ऑफ रीजनल पावर्स को भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें कि मराठा एम्पायर जो था, ये जो है राइज कर रहा था, सिख्स इन पंजाब, राजपूत इन राजस्थान, और बंगाल के अंदर नवाब्स थे, हैदराबाद में निज़ाम था, वो उनका जो राइज हो रहा था, उन सब की जो है एक एग्जाम्पल और एक फैक्चुअल चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें आप इसको ऐड करके आप अच्छे से आंसर लिखिए। उसके बाद यूरोपियन इन्फ्लुएंस था। आप इसमें जो है लिख सकते हैं कि जो यूरोपियन इन्फ्लुएंस में आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद इनफेक्टिव अलायंस एंड शिफ्टिंग लॉयल्टीज, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू पीपल, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये सब चीज़ें आप अपने पॉइंटर्स को ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो है दैट इज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप फैक्टर्स को जो है आप लिख सकते हो, जो फैक्टर्स यहाँ पर थे, दैट के जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हो ही रही थी, दैट वाज इंक्रीजिंग। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो इंक्रीज कर ही रही थी, एंड दैट आल्सो पेव द वे फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इन्होंने जो बाकी के बाहर की जो पावर्स थी, एक्सटर्नल फोर्सेस जो थी, उनको एक रास्ता दिखा दिया कि आप इस तरीके से जो है यहाँ पर शोषण कर सकते हैं, और अपने जो है फायदे के लिए आप इन सब चीज़ों को यूज भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो इसमें ये मैंने आपको कंक्लूजन दिया है। आप यहाँ से जो है एक बार इसे रीड कीजिएगा एंड राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, आई विल से। तो ये लैंग्वेज मत लिखिएगा, ट्राई टू राइट इन योर ओन लैंग्वेज। फर्स्ट टाइम जो है आप गलत लिखेंगे, सेकेंड टाइम और बेटर होगा, थर्ड टाइम उससे बेटर होगा,
and when you go on like such things, then it is very easy for you, ताकि आपका जो राइटिंग का जो आपका पैटर्न होगा वो बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे। देन दिस इज अबाउट होल ऑफ द आंसर राइटिंग, कि आप 2017 का आंसर आप कैसे लिख सकते थे, और ये आपको आंसर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप नोट डाउन करके आप अपने सिलेबस को भी आप रीड आउट कर सकते हो, उसे डिकोड भी कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन। एंड अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। थैंक यू सो मच once again. Keep learning and keep motivated.